बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वकार अरशद, आपका बायोलॉजी टीचर। आज का टॉपिक क्या है डिस्कस करने के लिए, आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके और चैप्टर के इख्तिताम के बाद हमने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को भी डिस्कस किया। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस से रिलेटेड है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस पार्ट 1 में आज हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ज़हन में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चंस भी अहमियत के हामिल होते हैं। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लॉन्ग क्वेश्चंस की भी एक वेटेज होती है और लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करने से ही आप इम्तिहान में पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में आने वाले सवालात लाजिमन देख लिया करें ताकि अगर इन सवालात में से कोई सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हों। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्सरसाइज से बहुत से सवालात लिए जाते हैं। एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 14 के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो यहां पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी, चैप्टर के लेक्चर्स में लास्ट वाला लेक्चर एमसीक्यू से पहले हमने डिस्कस किया था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की बात की जाए तो यहां पर जिस डिजीज का तस्करा है वो है एड्स। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से किसी भी इंसान का, किसी भी जानदार का इम्यून सिस्टम तबाह हो जाता है। यह बीमारी व्हाइट ब्लड सेल पे अटैक करती है, व्हाइट ब्लड सेल को तबाह बर्बाद कर देती है और व्हाइट ब्लड सेल का बुनियादी काम जिस्म को कुव्वत मुदाफियत देना है। डियर स्टूडेंट्स, व्हाइट ब्लड सेल के तबाह होने पर बीमारी का हमला आसान हो जाता है। कोई जरासीम अटैक कर दे, उसका मुकाबला करने के लिए कोई ताकत बाकी नहीं रहती है। नतीजे के तौर पर ऐसा शख्स जो एड्स से मुतासिर होता है वो आसान शिकार होता है किसी भी बीमारी का, किसी भी जरासीम का और किसी भी इंफेक्शन का। डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कि एड्स की वजह से, इम्यूनिटी सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से बाज वाकयात में यह बीमारी जानलेवा साबित भी होती है और मुतासिरा शख्स मौत के मुंह में भी जा सकता है। इसके फैलाव की मुख्तलिफ वजूहात को हमने डिस्कस किया। सबसे बुनियादी वजह अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं। इसके अलावा मुतासिरा शख्स के जिस्म से बॉडी मटेरियल्स का इस्तेमाल है। इसके अलावा मुतासिरा शख्स के लिए इस्तेमाल करदा तिबी आलात का सेहतमंद इंसान के लिए इस्तेमाल है। डियर स्टूडेंट्स, हुकूमत पाकिस्तान ने 1987 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम था और यह फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक प्रोजेक्ट था और इसका मकसद ये था कि आवाम में शऊर पैदा किया जाए, लोगों के रवैयों को बदला जाए, समाजी कारकुनों के रवैयों को बदला जाए, हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग की जाए और उनको आगाही दी जाए कि ये बीमारी क्या है, इसके मुज़िर असरात क्या हैं और ये कैसे फैलती है। और इस ज़िम्न में हुकूमत पाकिस्तान मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर काम करती रही है। डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो इसका जवाब आप लिख सकते हैं और जवाब की तैयारी के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 15 को। लेक्चर नंबर 15 में ये टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है प्रोकैरियोट्स, प्रोटोजोआ और फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोकैरियोट्स को। प्रोकैरियोट्स की बात की जाए तो प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर बाइंडरी फिशन का अमल होता है और चैप्टर नंबर 14 में, यानी इसी चैप्टर के पहले लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके कि बैक्टीरिया में ये अमल जिसको बाइंडरी फिशन कहा जाता है ये किस तरह मरहलावार तब्दीलियों से गुजरकर होता है। हमने डिस्कस किया कि बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट करता है, इसकी सेल मेम्ब्रेन पिंच करती है, ऊपर और नीचे से आकर के मिल जाती है। जेनेटिक मटेरियल की तकसीम के बाद सेल मेम्ब्रेन के डिवाइड कर देने के बाद एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरियाज में तब्दील हो जाता है। इसी तरह से
प्रोटोजोआ की बात की जाए, प्रोटोजोआ की एग्जांपल अमेबा है। डियर स्टूडेंट्स, अमेबा में भी बाइनरी फिशन का अमल वाकया होता है। अमेबा की बॉडी जो कि इरेगुलर शेप वाली होती है, जिसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, उसमें भी सिंपल सेल डिवीजन होती है, उसका जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट करता है और वो 1 से 2 अमेबा में तब्दील हो जाता है सिंपल सेल डिवीजन के जरिए से। फंजाई की बात की जाए तो फंजाई के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल पाया जाता है और फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन के जरिए से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल होता है। स्पोर फॉर्मेशन के जरिए से फंजाई की बॉडी में एक स्पोरेंजिया की थैली के अंदर खास किस्म के स्पोर्स बनते हैं, जिनके गिर्द एक हिफाजती झिल्ली सिस्ट मौजूद होती है। ये स्पोर स्पोरेंजिया के फटने पर जहां गिरते हैं एक नए फंजाई की बुनियाद बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे यह सवाल पूछ लिया जाए तो इसका जवाब आपने कैसे लिखना है, इसके जवाब को आपने कैसे तैयार करना है, इसके लिए आप लोगों को रिव्यू करना होगा लेक्चर नंबर 1 एंड 2। लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में हमने डिस्कस किया प्रोकैरियोट्स, प्रोटोजोआ और फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अमल को। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इन्वॉल्व इन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। डियर स्टूडेंट्स, पौधों के वो कौन से हिस्से हैं जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में टेक पार्ट करते हैं, हिस्सा लेते हैं? रिकॉल योर मेमोरी, हम डिस्कस कर चुके लेक्चर नंबर 3 में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कि पौधों के अंदर 6 तरीकों से नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया कि वेजिटेटिव पार्ट को इस्तेमाल करके अगर नए पौधे तैयार किए जाएं, यह अमल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव पार्ट में रूट भी शामिल है, स्टेम भी शामिल है और लीव्स भी शामिल हैं। और ये 3 पार्ट्स हैं जिनके जरिए से बल्ब्स हो, कॉम्स हो, राइजोम्स हो, स्टेम ट्यूबर्स हो या सकर्स हो या लीव्स हो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है और नेचुरल वे से होती है और उसके जरिए से नए पौधे तैयार किए जाते हैं। यह सवाल अगर आपको इम्तिहान में पूछ लिया जाए तो आप लोगों ने इस सवाल का जवाब कैसे देना है, इसके लिए आप लोगों को रिव्यू करना होगा लेक्चर नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं सवाल क्या है और इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, एपीजियल जर्मिनेशन हो या हाइपोजियल जर्मिनेशन हो, ये दोनों जर्मिनेशन की 2 टाइप्स हैं। रिकॉल योर मेमोरी, हम डिस्कस कर चुके हैं जर्मिनेशन वो अमल है जिसके जरिए से एक बीज पौधे में तब्दील होता है। और जर्मिनेशन की 2 किस्में हैं, डिपेंडिंग अपॉन एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल एलोंगेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर एपिकोटाइल पहले बाहर निकल आता है, हुक बनाता है, इसको हम हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। और अगर हाइपोकोटाइल बाहर निकल आता है तो इसको हम एपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं। ये जर्मिनेशन की 2 किस्में हैं जो मुख्तलिफ इकसाम के पौधों में पाई जाती हैं। ये सवाल अगर आपको इम्तिहानात में पूछ लिया जाए तो आप इसका जवाब तैयार करने के लिए रिव्यू करेंगे लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 में तफसील से हम इस सवाल को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी, कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन क्या है, ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन वो इंटरनल एनवायरनमेंट में हो या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो, दोनों बुनियादी अहमियत की हामिल हैं। अंदरूनी माहौल की बात की जाए तो अंदरूनी माहौल के अंदर एक लाइव एम्ब्रियो का होना जरूरी है और उसके साथ साथ उसकी खुराक का होना भी जरूरी है। बैरूनी माहौल की बात की जाए उसमें ऑक्सीजन बुनियादी जरूरत है, टेम्परेचर बुनियादी जरूरत है, इसी तरह रोशनी का होना और पानी का होना भी बुनियादी जरूरत है। अगर ये तमाम चीजें मुयस्सर आ जाएं तो एक बीज को पौधे में तब्दील होने से कोई नहीं रोक सकता। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल कैसे होता है, बयान कीजिए।
रिकॉल योर मेमोरी, लेक्चर नंबर 1 एंड 2। लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में हमने डिस्कस किया बाइनरी फिशन के बारे में। बाइनरी फिशन का अमल एनिमल्स में पाया जाता है, कुछ इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, जैसा कि प्लेनेरिया है। डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें प्लेनेरिया की एग्जांपल को मेंशन कर सकते हैं कि उसमें बाइनरी फिशन का अमल होता है। बाइनरी फिशन के बाद फ्रेगमेंटेशन का अमल है। प्लेनेरिया ही में फ्रेगमेंटेशन का अमल पाया जाता है। प्लेनेरिया में अगर उसका जिस्म 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 9 तक हिस्सों में भी कट जाए, हर हिस्सा एक मुकम्मल नए जानदार में तब्दील हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस अमल को फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। इसी तरह से बडिंग का अमल भी कुछ एनिमल्स में पाया जाता है, जैसा कि हाइड्रा हैं और कोरल्स हैं। बडिंग वो अमल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें पेरेंट बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ बनती है, एक उभार बनता है और बढ़ते बढ़ते उसकी नशोनुमा इतनी ज्यादा हो जाती है वो एक मुकम्मल नए जानदार में तब्दील हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल कुछ फिशीज में और कुछ फ्रॉग्स में, कुछ रेप्टाइल्स में पार्थेनोजेनेसिस की फॉर्म में पाया जाता है। ये तमाम तरीका है कार। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में यह सवाल पूछ लिया जाए कि एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, लिख करके आप मुकम्मल नंबर्स हासिल कर सकते हैं। इस सवाल की तैयारी के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रैबिट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 12 एंड 13 में हमने डिस्कस किया मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन रैबिट की तफसीलात के बारे में। रिकॉल योर मेमोरी, लेक्चर नंबर 12 और 13 को याद कीजिए। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तफसीलात को भी समझा और उसमें हमने डिस्कस किया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मुश्तमिल होता है टेस्टीज और उनके साथ एसोसिएटेड डक्ट्स पे। टेस्टीज में स्पर्म्स बनते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर और यहां से निकल करके एपिडिडिमस में जाते हैं। एपिडिडिमस से स्पर्म डक्ट्स निकलती हैं और दोनों स्पर्म डक्ट्स यूरिनरी ब्लैडर से नीचे यूरिथ्रा को ज्वाइन करती हैं। स्पर्म डक्ट्स के साथ कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें काउपर्स ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स का नाम दिया जाता है। हमने डिस्कस किया कि ये स्पर्म्स की सीमन की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं और न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए तो हमने डिस्कस किया ये मुश्तमिल होती हैं ओवरीज और उनसे मुंसलिक नालियों पर। ओवरीज के साथ मुंसलिक नालियां कौन सी हैं? वो फैलोपियन ट्यूब हैं, उसके साथ यूट्रस है, यूट्रस हॉर्न्स जहां मिलते हैं वो पॉइंट सर्विक्स है, उसके बाद बर्थ कैनाल है जो वेजिना में ओपन होती है। ओवरीज एग प्रोड्यूस करती हैं, फॉलिकल सेल्स उनकी नरिशमेंट करते हैं, उनको खुराक मुहैया करते हैं और उसके बाद ये एग मूव कर जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में। इसी तरह से मेल अपने स्पर्म इंजेक्ट करता है फीमेल बॉडी में, वो वेजिना के जरिए से फैलोपियन ट्यूब में जा करके एग से मिलते हैं और एग और स्पर्म के मिलने से जाइगोट बनता है। जाइगोट एम्ब्रियो में तब्दील हो जाता है। एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन यूट्रस वॉल में होती है। यहाँ पे ये एम्ब्रियो माँ के जिस्म से खुराक लेता है, प्लेसेंटा के कनेक्शन के जरिए से लेता है। ये तमाम तफसीलात हम डिस्कस कर चुके हैं। इस सवाल के जवाब को तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 12 और 13 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में हमने पढ़ा गैमीटोजेनेसिस को, और गैमीट्स दो तरह के होते हैं। गैमीट्स बनने का अमल गैमीटोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बनते हैं और ओजेनेसिस में एग बनते हैं। स्पर्म्स के बनने का अमल यानी स्पर्मेटोजेनेसिस खास ऑर्गन्स यानी मेल गोनेड्स टेस्टिस में होता है। एग्स के बनने का अमल यानी ओजेनेसिस ये भी खास अमल है कि जो फीमेल गोनेड्स यानी ओवरीज में होता है। स्पर्म मदर सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं, जबकि एग मदर सेल यानी ओगोनिया से बनते हैं। इनमें सबसे पहले माइटोसिस होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी ओसाइट बनते हैं। ये मियोसिस 1 से गुजरकर दो नए सेल्स बनाते हैं। स्पर्म्स की बात की जाए तो वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। एग्स की बात की जाए तो प्राइमरी ओसाइट से एक सेकेंडरी ओसाइट बनता है और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। इसके बाद मियोसिस 2 का अमल होता है और ये दो सेल 4 नए सेल्स में तब्दील हो जाते हैं।
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं जो कि इमेच्योर स्पर्म हैं और इनके अंदर तब्दीलियां आती हैं। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का रिंग बनता है, इनका हेड बनता है, टेल पे फ्लैजेला बनता है और ये मैच्योर होने के बाद स्पर्म कहलाते हैं। फीमेल गैमीटोजेनेसिस की बात की जाए, ओजेनेसिस की बात की जाए तो सेकेंडरी ओसाइट से एक एग बनता है और एक और सेल सेकंड पोलर बॉडी बनती है। फर्स्ट पोलर बॉडी से भी 2 नए सेल्स बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्पर्म का बनना और एग का बनना ये तमाम तफसीलात हम डिस्कस कर चुके। इस सवाल की तैयारी के लिए आप लोग रिव्यू करेंगे लेक्चर नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 इज द लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस में से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है ओवर पॉपुलेशन अ ग्लोबल प्रॉब्लम, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। डियर स्टूडेंट्स, ओवर पॉपुलेशन क्या है, रिकॉल योर मेमोरी, हम डिस्कस कर चुके हैं। ओवर पॉपुलेशन का मतलब आबादी में इजाफा है। ओवर पॉपुलेशन का मतलब किसी इलाके में आबादी का इतना ज्यादा हो जाना है, वहां मौजूद वसाइल उनके लिए, उनकी जरूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफी हो जाते हैं। इसके डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी कि जब किसी इलाके में बसने वाले लोग, वहां बसने वाले जानदार इतने ज्यादा हो जाएं कि नेचुरल रिसोर्सेज उनकी जरूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफी हो जाएं, इस अमल को ओवर पॉपुलेशन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक आलमी मसला है और पूरी दुनिया में इंसानों की आबादी में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि आपको जा बजा मुख्तलिफ ममालिक के अंदर गुर्बत भी दिखाई देती है, अफलास भी दिखाई देता है, फसाद और इंतशार, महंगाई और बदअमनी भी दिखाई देती है। तरक्की याफ्ता ममालिक की बात की जाए या तरक्की पजीर ममालिक की बात की जाए, कहीं ज्यादा और कहीं कम इन हालात का हमें सामना करना पड़ता है। और उसकी वजह क्या है, आबादी बहुत ज्यादा है लेकिन वसाइल दस्तयाब नहीं है, या दूसरे अल्फाज में हम इसको यूं कहें कि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं है। अमीर अमीर तर होते चले जा रहे हैं और गरीब ममालिक, उनमें कोई बेहतरी के इम्कानात बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। अमीर ममालिक अपनी खुराक की जरूरियात पूरा करने के बाद इजाफी खुराक को जाया कर देते हैं, बजाय इसके कि वो गरीब ममालिक की इमदाद करें। इसके अलावा जंगों के मसाइल, मुल्कों की पॉलिसियां और ये तमाम मामलात इंसानी आबादी की जरूरियात को पूरा करने में मसाइल पैदा कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक तफसील के साथ तमाम पहलुओं से हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 15 में। अगर ये सवाल आपको पूछ लिया जाए कि ओवर पॉपुलेशन क्या है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, इस पे एक्सप्लेनेशन दें, इसकी वजाहत करें, तो इसके लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 15 को। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ सवालात थे और यकीनन अहमियत के हामिल हैं। आपने इन तमाम सवालात को मद्देनजर रखते हुए इस चैप्टर की तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये तमाम चैप्टर अच्छी तरह से तैयार करने के बाद इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे अगर इस चैप्टर से सवालात आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यकीनन एग्जामिनेशन में हर चैप्टर में से सवालात का कुछ ना कुछ पोर्शन पूछा जाता है और इस चैप्टर में से भी कुछ सवाल लाजमन आपसे पूछे जाएंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।